प्रोग्राम हकीकत ये है। श्रोता नमस्कार, स्वागत है आपका। हकीकत यह है कि आज के अंक में समीना बखूबी वाकिफ हैं कि इस प्रोग्राम में हम भारत पाक ताल्लुकात पर चर्चा करते हैं। आज इसमें शरीक गुफ्तगू है वरिष्ठ पत्रकार मनु श्रीवत्स और दिनेश मल्होत्रा। बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं मनु श्रीवत्स। आकाशवाणी जम्मू के स्टूडियो से मैं अपने साथी वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मल्होत्रा जी के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। नए शुमारे के साथ हम दोनों स्टूडियो में हाजिर हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो ताज़ा हालात हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हम दोनों बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी हालात इन दिनों बने हुए हैं, उस पर हम रोशनी डालेंगे। दिनेश जी, मैं आने की तैयारी कर रहा था तो मैं अखबारात पे नजर दौड़ा रहा था तो जोजिला की जो टनल बन रही है, हमारे नितिन गडकरी जी ने उसको इंस्पेक्शन की और उसका देखा कि काफी काम हो चुका है और अगले आने वाले कुछ महीनों में वो टनल तैयार हो जाएगी और आम लोगों के लिए एक नई सहूलियत पैदा होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि इससे पूरी उस लद्दाख इलाके की शक्ल सूरत बदल जाएगी। मैं इस हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि एक तरफ हमारे जम्मू कश्मीर में लगातार तरक्की याफ्ता काम हो रहे हैं और हमारी सरकार लगातार उन इलाकों पे फोकस कर रही है जो अभी तक पिछड़े थे या किन्हीं वजह से वहाँ पे तरक्की के काम नहीं हो पा रहे थे। पिछले कुछ सालों में मिलिटेंसी बढ़ी थी, उस वजह से भी कुछ कामों पे असर पड़ा और उसके पीछे उन हालात के पीछे भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ हमारे इस खित्ते में इतनी तरक्की हो रही है और उसके मुकाबले जब हम पाकिस्तान के अखबारात पे नजर दौड़ाते हैं या पाकिस्तान के हालात पे नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ पे संकट हो चुका है, खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है, आम लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए भी तरसना पड़ रहा है। तो दिनेश जी, आप क्या देखते हैं ये जो सफर था 1947 से दोनों मुल्कों ने शुरू किया और आज हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इसे आप कैसे देखते हैं? जी मनु जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात पिछले 2-3 सालों से, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, दूसरा जो इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्योस की स्थिति हो गई है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक फेल स्टेट हो गया है। पाकिस्तान हर लिहाज में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे नहीं है, सरकारें बदल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, इकोनॉमिक कंडीशन ये हालात हैं पाकिस्तान के। वहाँ जो बेसिक एमिनिटीज जैसे आटे के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस समय सबसे अपने हिस्ट्री के 75 साल के अपने इतिहास में सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि स्थिति और खराब होगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई असर दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तान में हालात पाकिस्तान में काबू में आए। इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसीज हैं, जहाँ वर्ल्ड बैंक है, जहाँ IMF है, सब ने जो कंडीशंस पाकिस्तान में लगाई हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करने के लिए, पाकिस्तान उन कंडीशन में ठीक नहीं उतर रहा है। तो ये हालात दिन ब दिन बदतर ही होते जाएंगे। पाकिस्तान में सुधरने की कोई स्थिति तो मुझे तो नहीं लग रही है मनु जी। बिल्कुल हालात ये हो चुके हैं कि आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पंजाब प्रोविंस में इलेक्शन होनी है, लेकिन उसके लिए बाकायदा जो खर्चा चाहिए, जो फंड्स चाहिए, वो ही अवेलेबल नहीं है और बाकायदा कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देनी पड़ी है कि वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को पैसा मुहैया कराए। लेकिन अभी तक जो अभी मंडे की थी सिचुएशन, तब तक वहाँ पैसा ट्रांसफर नहीं हो सका था। ये हालात बताते हैं कि इलेक्शन करवाने तक के लिए पैसे पाकिस्तान के पास नहीं है। आम आदमी सड़कों पे, चौराहों पे तरस रहा है रोजमर्रा की चीजों के लिए, टमाटर, प्याज, आटे तक के लिए उसे जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और ये भी नहीं है कि सिर्फ वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसे ही इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। जो पढ़ने में आ रहा है, जो देखने में आ रहा है पाकिस्तान मीडिया को हम जो मॉनिटर कर रहे हैं, कि पता चलता है कि पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है उस तक भी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी कमी हो रही है। वो भी नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, नॉर्मल जो हालात होते हैं, उन हालात से दो चार नहीं हो पा रहे। दूसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो वीक हो रहा है। काम चलाओ सरकार चल रही है, उसे लेके भी बड़े सारे क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की को लेके सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त रवैया अपनाए हुए है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि पाकिस्तान के जो आने वाले दिन है और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसे हर तरफ से कोशिश कर ली कि दुनिया के बड़े मुल्कों से उसे मदद मिले, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े मुल्क ने कोई खास पाकिस्तान की मदद नहीं की है। जी मनु जी, मैं आपकी बात को फिर मैं कहूँगा आगे बढ़ाता हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान इतने हालात के बावजूद भी, अगर पाकिस्तान, ये एक सच्चाई है कि अगर पाकिस्तान के भारत के साथ रिश्ते अच्छे होते तो भारत इस समय पाकिस्तान की सहायता कर सकता। जिस तरह से भारत ने कठिन समय में श्रीलंका की सहायता की और भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर इतना पास है कि ट्रेड भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही पाकिस्तान में, उन्होंने सीरियस प्रयास नहीं किया कि भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारे जाएं। जैसे आपने जम्मू कश्मीर की बात की, हमारा जो जिला टनल की इंस्पेक्शन हुई, लद्दाख के एंड तक हम जो लास्ट गाँव
है वहां तक डेवलपमेंट हो रही है, वहां तक रोड नेटवर्क बन रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में दूसरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में की बात करें तो वहां पे लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं पिछले दिनों, आपने भी देखा होगा। मतलब बेसिक नेसेसिटी क्या वहां पे कुछ मिल नहीं रहा लोगों को, एक तरह से गुलामों की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जो खासकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस ढंग से पिछले दिनों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोसेशन निकल रहे हैं, तो साफ जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं और लोग कितने तंग हो चुके हैं कि उन्हें सड़कों में उतरना पड़ रहा है। तो क्या आपको ये लगता नहीं मनु जी कि पाकिस्तान टूटने के कगार पर पहुंच चुका है? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान यहाँ इकोनॉमिक फ्रंट पे फेलियर साबित हुआ है, वहीं उसके जो इंस्टीट्यूशन वीक हुए हैं वो बहुत बड़ी एक त्रासदी है। सबसे बड़ी जो चिंता की बात है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी असला लेके मिलिटेंट घूम रहे हैं, वो सिविल सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं और पाकिस्तान की अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। 2 दिन पहले पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी जिसमें बाकायदा जो एक सरकारी इदारा है उसमें बाकायदा चिंता व्यक्त की गई कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है और उसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है उसकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रही है। मीटिंग में बाकायदा ये चिंता व्यक्त की गई कि अगर इस पर जल्द काबू नहीं किया गया तो तहरीक तालिबान जो है वो पूरे पाकिस्तान में कब्जा कर सकता है। तो अगर इस तरह के अनासिर, इस तरह के लोग पाकिस्तान की सड़कों पर, पाकिस्तान के इदारों पर खुलेआम एंटर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये सच में आपका जो शक है, आपका जो अंदेशा है वो सही साबित होता है कि पाकिस्तान कहीं टुकड़ों में बढ़ जाए, पाकिस्तान कहीं बिखर ना जाए। बिल्कुल, अगर हम इतिहास की बात करें तो दोनों देशों को बने हुए 75 साल पूरे हुए। तो कहाँ भारत अब दुनिया की ग्रोइंग इकोनॉमी के बीच में पहली 5 जो इकोनॉमी है उसके बीच में भारत शुमार हो रहा है, लेकिन वहाँ पाकिस्तान दूसरी तरफ देखें तो स्थितियां पाकिस्तान की बद से बदतर होती जा रही हैं। तो मुझे ये लगता है मनु जी, आप मेरी बात को आगे बढ़ाएंगे कि कट्टरवादता एक सबसे बड़ा कारण है। पाकिस्तान की जो भी सरकारें रही, जिस तरह से उन्होंने कट्टरवाद को पूरा प्रोत्साहित किया, पूरा इनकरेज किया, क्या आपको नहीं लगता कि ये रिजल्ट है कट्टरवाद की पॉलिटिक्स को अपीसमेंट कर कि आज पाकिस्तान में कट्टरवादी, जैसे आपने कहा तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो लगातार अपना जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के डिफरेंट पार्ट्स में बढ़ाता जा रहा है। तो एक कट्टरवादता कहाँ ले जाएगी पाकिस्तान? बिल्कुल, दिनेश जी, शेर की ऐसी सवारी है जिसपे बैठना तो बड़ा आसान है, कट्टरवाद है जो उसकी सवारी तो बड़ी आसान लगती है, लेकिन वहां से उतरना बड़ा मुश्किल है। आज पाकिस्तान ने जो आज से 20-30 साल पहले बीज बोया था उसका रिजल्ट सामने आ रहा है कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है और पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट कह सकते हैं या वो उनके कब्जे में है दहशतगर्दों के। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। देखिए दिनेश जी, जो सफर होता है मुल्कों का, जो इतिहास होता है, उसमें कई दौर आते हैं जो जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन एक उम्मीद बनी रहती है। बड़े मुल्कों में भी, अगर हम अमेरिका, इंग्लैंड या रशिया की बात करें, कई उतार चढ़ाव उन मुल्कों ने देखे हैं और लेकिन वो उन चीजों से बाहर निकले। लेकिन परेशानी यहाँ पे ये है पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान के अंदर कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरह बैठ गया है। आपस में जो तालमेल होना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टीज का, खासकर इस मौके पे जब पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी का खतरा है, होना तो ये चाहिए था जो बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज है उनका आपस में कोई तालमेल होता, लेकिन वो आपस में लड़ रहे हैं और ऐसे जुडिशरी को भी इस ढंग से इन्वॉल्व कर लिया गया है जिसका कोई एंड नजर नहीं आता। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि पाकिस्तान कैसे आने वाले दिनों में, कैसे आने वाले सालों में मजबूती के साथ इन चीज़ों का मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि मुझे तो कम से कम जो हालात देख रहा हूँ मुझे तो किसी किस्म की कोई आशा नजर नहीं आती। पाकिस्तान में अगर इंस्टेबिलिटी होती है, पाकिस्तान में क्याओस होता है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है भारत के ऊपर पड़ता है, क्योंकि खाली भारत के ऊपर नहीं, पूरे बड़े सगीर पे, पूरे साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो इसका पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे वही बात है, लगता नहीं है कि कोई जल्द ही कोई हल इन चीजों से निकलेगा। तो ये हमारे लिए भी खतरे का एक संकेत है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इंस्टेबिलिटी होती है तो पाकिस्तान की जो भी सरकार जो सत्ता में बैठा होता है वो लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भारत की तरफ, भारत के साथ शरारतें शुरू करता है। पिछले दिनों हमने भी देखा कि किस तरह से ड्रोन का एक नया पाकिस्तान ने कंसेप्ट शुरू कर दिया है। ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान आर्म्स ड्रॉप कर रहा है, नारकोटिक्स ड्रॉप कर रहा है। परसों ही अभी आपने देखा होगा कि 3 पाकिस्तान से 3 युवक जो नारकोटिक्स लेकर पुंछ के LOC से इस तरफ आ रहे थे, उनमें से एक मारा गया, 2 पकड़े गए। मतलब मुझे लगता है कि भारत के लिए अब ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक इनस्टेबल पाकिस्तान और क्योस के बीच में पाकिस्तान भारत में अपनी शरारतें करेगा, ताकि वो इसको एक इमोशनल कार्ड खेल के वहाँ के लोगों को अटेंशन डाइवर्ट करे, इमोटिव कार्ड खेले पाकिस्तान में। हमेशा पाकिस्तान के अंदर ऐसी ताकतें रही हैं कि जो अपने अंदरूनी हालात से वहाँ के लोगों के, पाकिस्तान के लोगों का ध्यान हटाने के लिए हिंदुस्तान के साथ किसी न किसी की तरह की कश्मकश में जुड़ जाते हैं। दिनेश जी, मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपका ध्यान डालना चाहूंगा कि नाजुक जिस दौर से गुजरा है पाकिस्तान, उसमें जो क्राइसिस है, उसमें जो फौज का इस बार रोल देखने में आ रहा है वो अपने आप में बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन पैदा कर रहा है कि फौज बड़ी साइलेंट है। ये भी अब पाकिस्तान के लिए अगर लिहाज से अगर हम बात करें तो ये भी एक नया क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए कि वहाँ की फौज पहली बार डिफेंसिव मोड में है।
नहीं तो आमतौर पे ऐसा जो उसकी हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की कि जब जब पाकिस्तान में कुछ अंदरूनी हालात पैसा बने, जहाँ पॉलिटिकल सिस्टम वीक हुआ, तो फौज ने इंटरवीन किया, फौज ने हालात को संभाला। लेकिन इस बार फौज बड़ा संभल के चल रही है और अपने आप को इन चीज़ों से, इन्वॉल्वमेंट से दूर रख रही है। ये एक नया क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए, जिसके लिए शायद पाकिस्तान अभी तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी अभी इतनी फली फूली नहीं है, इतनी मजबूत नहीं हुई है। इसे आप कैसे देखते? जनरल बाजवा का मनोज जी, मुझे लगता है जो एपिसोड हुआ, जिस तरह से जनता पहली बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ सड़कों पे आई, आपने देखा पिछले दिनों वहां पे नारे लग रहे थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वो तो ये साफ कह रहे थे कि जितने भी कट्टरपंथी ताकतें हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है वो कह रही है कि जितनी भी कट्टरपंथी ताकतें हैं उसको पाकिस्तान की फौज का कहीं ना कहीं से समर्थन है। तो मुझे लगता है जैसे आपकी बात ठीक है कि फौज अब डिफेंसिव हो गई, फौज के लिए अपनी फेस सेविंग करना बहुत मुश्किल हो गया कि क्या हम सचमुच में इन कट्टरवादी ताकतों को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज सपोर्ट तो करती रही है कट्टरवादी ताकतों को, लेकिन जनता इस तरह से पहली बार पाकिस्तान की फौज के खिलाफ खड़ी हुई है और ये फौज के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि फौज के खिलाफ अगर वहां की जनता खड़ी हो जाती है तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्राइसिस है कि फौज जो है अननेसेसरी इंटरफेयर करती है हर तरह की गतिविधियों में जो वहां की सरकार चलाती है। अब फौज शायद डिफेंसिव इसलिए कि दूर रहें ताकि जो सरकारें इस पे सत्ता में है वो अपना रोल अपने आप प्ले करें। लेकिन ये सारी सिचुएशन ये भी बताती है कि अगर पाकिस्तान में जमहूरी इंस्टीट्यूशन, जमहूरी निज़ाम ठीक होता तो शायद ऐसा नहीं बनता। बिल्कुल, अगर 47 के बाद हम देखें, एक दो बार को छोड़ के पाकिस्तान की कोई भी सरकार अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई, तो अगर दूसरी तरफ हम भारत में देखें तो किस तरह से स्मूथली सरकारें बदलती हैं, सिंपल पीसफुल तरीके से चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद नई सरकार आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसे बात होती नहीं। पाकिस्तान में यहाँ तो प्रधानमंत्री को फांसी दे दी जाती है, जहाँ प्रधानमंत्री को जबरदस्ती उतारा जाता है, आर्मी कब्जा कर लेती है। अनफॉर्चुनेट यही रहा कि जब पाकिस्तान बना था उस समय जो वादे किए गए थे पाकिस्तान के अवाम से, वो वादे पूरे नहीं हुए और पाकिस्तान में जमहूरियत जो है इसको स्ट्रेंथन करने की जगह पाकिस्तान में एक फ्यूडल सिस्टम अभी भी चल रहा है। पाकिस्तान में आर्मी का रोल अभी भी है और इसका अब खुमियाजा पाकिस्तान का अवाम जो है अभी भुगत रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर पाकिस्तान ने तो हिंदुस्तान से सीखा होता तो आज पाकिस्तान इस तरह के क्राइसिस से गुजर नहीं जाता। लेकिन बड़े अफसोस से हम देख रहे हैं, अगर पिछले 75 साल की हिस्ट्री को अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने जिस ढंग से डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाया उसका रिजल्ट सामने है। समय रहते अगर फौज अपने आप को दूर रखती डेमोक्रेटिक प्रोसेस से तो शायद वहाँ भी इंस्टीट्यूशन जो जमहूरी निज़ाम है वो मजबूत होता और पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान की तरह एक अच्छी हुकूमत को देख पाते। लेकिन अब हम अफसोस करने के सिवाय कुछ कर नहीं सकते कि पाकिस्तान के लोग जिस चीज़ को चाहते थे वो नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है दिनेश जी, जो हम बीच में भी हमने बात की कि जी अगर जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी पे काबू नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी निज़ाम हो, आर्मी का हो, डेमोक्रेटिक हो, जब तक वहाँ की हुकूमतें दहशतगर्दी के जो आका हैं उनको काबू नहीं करेगी, पाकिस्तान की जनता को इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह के हालात पाकिस्तान में आज हैं तो ये वहाँ की जो सो कॉल्ड लोकतांत्रिक सरकारें रहीं, जो जमहूरियत रही, उन्होंने कभी भी जो जमहूरी निज़ाम है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, उनको मजबूत करने का कभी प्रयास ही नहीं किया। जब चाहा जिसको चाहा उसको जेल में डाल दिया और पाकिस्तान की आर्मी ने भी ये कभी प्रयास नहीं किया कि वो मतलब गवर्नमेंट से अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, अपना एक न्यूट्रल रोल प्ले करे। और इसका ही आज ये नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान में ना तो लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हैं, ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति ठीक है, पाकिस्तान का सामाजिक जो निज़ाम है वो भी बदल रहा है। पाकिस्तान में हर एक इलाके में पाकिस्तान में एक तरह सा रिवोल्ट सा हो गया। POJK में देखे वहाँ रिवोल्ट है, वहाँ उधर सिंध में प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में बड़ी प्रॉब्लम है। हर एक हिस्से में पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक क्राइसिस है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी क्राइसिस की ओर इशारा किया जो जिस मीटिंग का मैंने जिक्र किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, उसमें बाकायदा पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अगर हम इस पे काबू नहीं करेंगे, जो तहरीक तालिबान जैसे संगठन है, जैसे इदारे हैं, उन पे अगर काबू नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में और भी बड़े खतरे पैदा करेगा। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो रहा है कि वो जैसे तहरीक पाकिस्तान है उसका बलूचिस्तान में लोकल लोगों से, लोकल जो कबीले हैं उनसे टकराव हो रहा है, ऐसे सिंध में हो रहा है और अब तो जो शहरी इलाके हैं वहाँ तक इनकी पहुँच हो रही है। तो ये बड़ा तफ्शीश का विषय है कि जो लाहौर और कराची, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर हैं जिन्हें मॉडर्न पाकिस्तान कहा जाता है, वहाँ भी अगर इस तरह से दहशतगर्द खुलेआम बंदूकें लहराते हैं और चैलेंज करते हैं पाकिस्तानी अथॉरिटी को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, तो ये सब बता रहा है कि पाकिस्तान के दिन आने वाले और भी मुश्किल भरे होंगे। चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस से किसी तरीके से उभर भी जाएगा, लेकिन जब तक दहशतगर्दी के जो आका हैं बड़े बड़े, जिनके ऊपर कई मुल्कों ने पाबंदियाँ लगा रखी हैं, अगर उनको काबू नहीं किया गया तो बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल मनु जी,
अगर हम एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि पाकिस्तान में मजहब को बड़ा एक्सप्लॉइट किया जाता है। पाकिस्तान के जो साथ लगते मुल्क हैं, अफगानिस्तान, ईरान, दोनों इन देशों का मजहब एक है, लेकिन उनके साथ भी पाकिस्तान की नहीं बन रही है। मुझे लगता है भारत से ज़्यादा इसमें पाकिस्तान का टकराव अफगानिस्तान के साथ है। और अफगानिस्तान में जो इस समय हालात हैं, पाकिस्तान ने जो बीज बोया था, पाकिस्तान ने कट्टरवादिता को वहाँ पे सपोर्ट की थी, वही कट्टरवाद जैसे हम पहले कर रहे हैं, कोई शेर की सवारी है पाकिस्तान को भारी पड़ रही है। जिस तरह अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में लगातार टकराव हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है। ना तो वहाँ पे मजहब के लिहाज पे पाकिस्तान अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाया, ना पड़ोसी मुल्कों के साथ रिलेशन बना पाया, ना उसके भारत के साथ रिश्ते हैं, ना अफगानिस्तान के साथ है, ना ईरान के साथ है। भी एक और बड़ा खतरा जो इन हालात पे नजर रख रहे हैं, वो जो इशारा कर रहे हैं, जो चाइना की तरफ से है। चाइना जिस ढंग से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान उसका कर्जदार होता जा रहा है चाइना का, वो भी एक आने वाले टाइम में, जैसे श्रीलंका में क्राइसिस हुआ कि चाइना ने उनको वर्चुअली टेक ओवर करना पड़ा श्रीलंका का, तो वैसे ही उस तरह का क्राइसिस पाकिस्तान में भी क्या आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल। ये तो पहले भी हमने इस प्रोग्राम में बात की थी कि चाइना पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता से अपनी कॉलोनी बनाता जा रहा है। और जितने भी गिलगित बाल्टिस्तान में या POJK में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाइना अपने इंटरेस्ट के लिए उनको ब्रूटली एक्सप्लॉइट कर रहा है। और वो रिसोर्सेज को अगर एक्सप्लॉइट करेगा चाइना तो सबसे पहले कि वो अपना इंटरेस्ट देखेगा, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट नहीं देख रहा। पाकिस्तान की सरकार एक तरह से पूरी तरह से स्कम कर गई चाइना के आगे। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से रिजेंटमेंट हो रही है, पिछले दिनों देखा होगा कि चाइनीज़ लोगों पे अटैक हुए, चाइनीज़ इंजीनियर्स को मार दिया गया, तो ये हालात मतलब चाइना के साथ भी पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो वहाँ के लोकल हैं गिलगित बाल्टिस्तान और POJK में, वो चाइना को पसंद नहीं कर रहे हैं और नेचुरल रिसोर्स को जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, लोग उसके खिलाफ बोलना शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाइना पहले अपना इंटरेस्ट देखता है, वो ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करता उन चीज़ों को कि उसे किसी तरह की रुकावट पसंद नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर उसने सड़कें बनाई, पाकिस्तान का पोर्ट डेवलप किया, गोदावरी पोर्ट, इतना पैसा वो इन्वेस्ट कर चुका है कि वो उसका बदले में कुछ ना कुछ पाकिस्तान से हासिल करेगा। और पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि उसे पे बैक कर सके, उसे वापस कर सके वो पैसा जो चाइना ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया है। हम दिनेश जी उम्मीद ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, वो तरक्की करे, वो वहाँ अंदर स्टेबिलिटी रहे और वहाँ के जो इदारे हैं वो मजबूत हों। लेकिन जैसे मैंने बीच में प्रोग्राम के कहा कि कोई किरण उम्मीद की हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान इस क्राइसिस से उभरे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आकाशवाणी जम्मू के स्टूडियोज़ में आए। शुक्रिया। सामीन, अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रतिभागी थे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मल्होत्रा और मनु श्रीवात्स। इसके साथ ही ये अंक संपन्न होता है। अगली मुलाकात तक हमें इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। श्रोता तो सुना रहे प्रोग्राम हकीकत ये है।